हमारी सोसाइटी एक परिवार है। परिवार में एक पिताजी होता है, पूरा मैनेज करता है। तो उसका रुतबा कैसा होता है और वो किस तरह से अच्छी तरह से प्यार से सभी करता को लेके है। चलता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारिता। बिल्कुल, देखिए सहकारिता का क्षेत्र बहुत बड़ा है। मूर्खासोबत मूर्ख काय व्हायचं व्हायचं जाऊ द्या, ऐसा तो भाई, काय वो करतो सब आता असा है विषय। तो लोग ऐसा करते हैं कि वो तो गंदा है, उसके साथ में अपना गंदगी क्यों करूं। और लेकिन एक बात है कि अगर एक सोसाइटी में 25 मेंबर हैं, हाँ, तो उनका मैनेजिंग कमेटी को खर्चा करने का जो लिमिट है वो 25,000 रुपये है। बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? स्मिता नगरकर हौसले की उड़ान में आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारे बीच में आए हैं कमलेश जी। नमस्ते कमलेश जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे व्यक्ति से हमें बहुत लाभ मिलता है। लेकिन आपके बारे में मैं श्रोताओं को कहना चाहूँगी, हमारे दोस्त को कहना चाहूँगी कि आज आप सुनेंगे सोसाइटी संवाद, आपकी आवाज़ आपके अधिकार। और मैं हूँ स्मिता नगरकर, क्योंकि हमारे साथ आज ऐसे व्यक्ति जिनके नाम सिर्फ वकील के रूप में नहीं बल्कि न्याय के सजग प्रहरी के रूप में लिया जाता है। एडवोकेट कमलेश यादव जी 20 वर्षों से कानून के क्षेत्र में सक्रिय हैं। संविधान की हर धारा को दिल से जीने वाले, और सबसे खास बात, कई प्रतिष्ठित नेताओं के साथ कार्य कर चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ अदालत की लड़ाई लड़ी है, बल्कि नीति समाज के बीच में सेतु बनकर काम किया है। कमलेश जी का अनुभव केवल कानूनी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने आम जनता की समस्याओं को राजनीतिक और सामाजिक धरातल पर समझा और समाधान का रास्ता दिखाया। आज हम जानेंगे कोऑपरेटिंग सोसाइटी के नियम, कानून के पहलू जो आम लोगों को समझने चाहिए और जिन्हें जानकर हम सब अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो सकते हैं। तो स्वागत करते हैं बेहद विद्वान, जमीन से जुड़े और न्याय के प्रति समर्पित एडवोकेट कमलेश यादव जी। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आज हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, क्या हर सदस्य जानता है कि ये जो सोसाइटी है कैसे चलती है? किसके हाथ में हमारा जो सुरक्षा है, सफाई है, और जो निर्णय है जो लेते हैं, जो बहुत बेहद खास निर्णय होते हैं वो लेते हैं, तो किस लोगों के हाथ में हम दिए हैं? तो बहुत से सदस्य को ये पता नहीं होता है, और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो मैं सभी सदस्य को करूँगी जागो जुड़ो, क्योंकि समझदारी से बनता है सच्ची सोच। और ये सिर्फ इमारत नहीं होती है, ये होता है एक परिवार, और परिवार की व्यवस्था और अच्छी चलनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छी टीम भी चाहिए। स्मिता जी, देखिए, आप हर बार एक नया विषय लेके आती है। बिल्कुल। और जो आपका विषय होता है वो लोगों से जुड़ा हुआ विषय होता है। बिल्कुल। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी लोगों से जुड़ा हुआ है, रोजमर्रा से बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ है। देखिए, जब हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या कोऑपरेटिव क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो एक जनरल आइडिया मैं देना चाहता हूँ लोगों को। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारिता। बिल्कुल। देखिए, सहकारिता का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सहकारिता अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र में भी सहकारिता है। आप देखिए, दूध के बिजनेस में भी सहकारिता ने बहुत अच्छा काम किया है। आप पापड़ का भी एक नाम सुने हैं, वो भी एक सहकारी संस्था है। चीनी मिल हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में
बिल्कुल सारी चीनी मिलें सहकारिता पे चलती है। बिल्कुल। आपने पटपेटियाँ भी जो है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। जी जी बिल्कुल। अब मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पर एक बिल्डिंग होती है और उसके अंदर रहने वाले कई होते हैं। अब बिल्डिंग तो एक ही है, हाँ लेकिन रहने वाले कई हैं। हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स हो, कई बिल्डिंग हो और रहने वाले कई हैं। पूरे भारत समाया है एक बिल्डिंग में। एक तरह से उसमें विभिन्न लोग रहते हैं, सब विभिन्न लोगों का घरौंदा है। हाँ, अब बिल्कुल। उसको संचालित करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो कायदा है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। बिल्कुल मेन कायदा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटी का एक भाग है। हाउसिंग सोसाइटी के संचालन करने के लिए मॉडल बायलॉज बने हुए हैं। बिल्कुल। और तमाम जिनका घर है, समझ लिए उदाहरण के तौर पे एक बिल्डिंग है, तमाम जो उसके अंदर घर है, एक मिनिमम 11 नंबर का रिक्वायरमेंट रहता है। अगर 11 लोग हैं उसके अंदर तो हाउसिंग सोसाइटी आप प्रपोज कर सकते हैं। एक तरह से ये एसोसिएशन है। तो ये जो लोग जिनका घर है बिल्डिंग में, वो लोग उस सोसाइटी के सदस्य होते हैं और वो सभी लोग मिलके उसको संचालित करते हैं। अभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मुख्यतः उसको मेंटेन करने के लिए 4-5 चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए उनको एक जो है चुनाव करके कमेटी को चुनना पड़ता है। कमेटी फिर उसके अंदर अपना चुन ले, कौन अध्यक्ष होगा, प्रेसिडेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, ट्रेजरर होगा, मेंबर। ये कितने टोटल मेंबर्स हैं उसके ऊपर आधारित मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का नंबर होता है। अब इसके अंदर उसको मेंटेन करने के लिए लोगों से मेंटेनेंस लिया जाता है। उसके अंदर मुख्य जो भाग है खर्चे का, वो है एक जो म्युनिसिपल टैक्स होता है, जिसे असेसमेंट टैक्स कहते हैं, वो एक भाग हो गया। पानी लोगों को दिया जाता है, वो एक भाग हो गया। फिर कॉमन एरियाज़ के लाइट बिल है, वो एक भाग हो गया। और रख रखाव के जो भाग हैं, हाँ। आपके वॉचमैन्स हैं, साफ सफाई वाले हैं, कोई टूट फूट हो गई है उसको दुरुस्त करना है, कुछ एमिनिटीज़ हैं, कुछ गार्डन है उसको मेंटेन करने के लिए ये पैसा लोगों से मेंटेनेंस के तौर पे लिया जाता है। और जो चुनी हुई सोसाइटी उसको उस पैसे से संचालित करती है, देख रेख करती है। कुल मिलाकर ये सोसाइटी को चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये व्यवस्था, ये कायदा बना हुआ है। आपने इस बुनियादी प्रश्न को बहुत ही सरलता से और बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, क्योंकि ये अनुभव की पूरी किताब ही है। और यहाँ यहीं से होती है समाज जोड़ने का काम। तो हाउसिंग सोसाइटी किस प्रकार से संचालित होती है, उसके ढांचे कैसे होते हैं, आप इसके बारे में बताइए। मैंने जैसा कि बताया कि जो एक बिल्डिंग है उसके अंदर सब घरौंदे हैं, सभी के फ्लैट्स हैं, तमाम परिवार उसके अंदर रहते हैं। ये सभी लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करते हैं। संस्था अपने जैसे चुनाव होता है, लोग चुन करके देते हैं, वैसे यहाँ पर भी चुनाव होता है, लोग मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को चुन कर देते हैं। फिर मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स मेंटेनेंस का पैसा लेती है और वो उसको उस हिसाब से ही संचालित करती है, उसको वो चलाने का काम करती है। खर्चा का भाग हो गया, वो कॉमन तरीके से वो जाता है, लोगों से कलेक्ट करके म्युनिसिपल टैक्स भरना, वाटर का बिल भरना, कॉमन एरियाज़ के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरना और बाकी चीज़ों को मेंटेन करना, ये उसका प्रिलिमिनरी संचालन का भाग हो गया। लेकिन क्या मेंबर्स जो बनते हैं तो इनको दबाव रहता है या अपनी मन से जा सकते हैं? नहीं, दबाव का कोई विषय नहीं है, ये तो कायदे का भाग है। अच्छा, ये कायदे का भाग है। देखिए, अब एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लैट आपका है। बिल्कुल। तो एक फ्लैट आपका मेंटेन करना और ये बिल्डिंग मेंटेन करना। हाँ। फ्लैट आप अपना मेंटेन करोगे, लेकिन बिल्डिंग में कई लोग हैं, तो बिल्डिंग को कैसे मेंटेन किया जाएगा? बिल्कुल। तो जो ये सोसाइटी बनती है, संस्था बनती है, तो उसमें आपको तो मेंबर बनना ही है। अच्छा।
आपको मेंबर बनना ही है और कोई दबाव नहीं है लेकिन उसके अंदर। हमारे दिल में थोड़ा सेवा भाव भी होना चाहिए, लोगों के प्रति, समाज के प्रति। यस, तभी हम मेंबर ज्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे। अभी जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स बनना चाहते हैं, इसको ऑनररी पोस्ट बोलते हैं। ये बिना पैसे का पोस्ट है। जो बिना पैसे लिए काम लोग करने की इच्छा जाहिर करता है। थैंक्सलेस जॉब, नॉट थैंक्सलेस, नो इट इज नॉट थैंक्सलेस जॉब, इट इज अ थैंकफुल। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। नहीं, दोस्त सी ऐसा है कि अगर मुझे मैनेजिंग कमेटी में मुझे आना है तो मेरे ऊपर तो कोई बंधन नहीं है ना। बंधन नहीं है। अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं काम करना चाहता हूँ, इसके लिए आ रहा हूँ, अन्यथा मैं आऊँ ही नहीं। करेक्ट। अगर मैं आता हूँ और फिर दिल मैं से काम हाँ, दिल से काम करना चाहिए। और दिल आने से। के बाद मैं शिकायत करूँ कि ये थैंक्सलेस जॉब है, तो मुझे आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर आप समय दे सकते हो, ठीक है, आप अगर इस बात को थैंक्सलेस जॉब बोल के ला देंगे, तो मैं तो ये कहूँगा कि उस सदस्य को मैनेजिंग कमेटी में आना ही नहीं चाहिए, उसको खाली कर देना चाहिए जगह। और बहुत लोग हैं जो आने की इच्छुक रहते हैं काम करने के लिए। क्योंकि मैं बहुत बार जा चुकी हूँ बहुत से ऐसे प्रॉब्लम लेके, तो सबके मुंह से ये वर्ड सुनी है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया है। एक्चुअली ये तो ऐसे लोग होते हैं कुछ जो पद पे रहना भी चाहते हैं और फिर एहसान भी दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे अक्सर बोलते रहते हैं कि ये थैंक्सलेस जॉब है। तो देन आई विल से व्हाई यू आर देयर इन दैट थैंक्सलेस जॉब, you better give away to another person who will come into will work. You please keep your aside aside. बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपकी बात से स्पष्ट होता है लोकतंत्र केवल देश में नहीं कि हमारे सोसाइटी की दीवारों में भी जिंदा रहना चाहिए। ये आपने बहुत खूबसूरती से समझाया है। जहाँ नियमों की नरमी और इंसानियत की नींव होनी चाहिए, तभी हमारी सोसाइटी एक समाज बनता है और लोग जुड़ते हैं। एकदम बिल्कुल सही। तो आप बता सकते हैं कि सोसाइटी के नियम, रखरखाव और कार्य प्रणाली कैसे सुनिश्चित की जाती है? देखिए, ऐसा है, ये जो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं, इनको सब मेंबर्स लोग ही चुन के देते हैं। बिल्कुल। ये चुन के आने के बाद आपस में कोई चेयरमैन हो जाता है, कोई सेक्रेटरी हो जाता है, कोई ट्रेजरर होता है। ये चुने हुए बंदे ही उनके ये पदाधिकारी चुनते हैं और फिर रख रखाव करना जो भी है वो लोगों से पैसा लेकर उसको रख रखाव उसको करते हैं। इनके पास अगर बहुत बारी क्या होता है कि ये मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, उनके पास कुछ एक्सपर्टीज नहीं होती है, तो कोई मेंबर एक्सपर्ट होता है, बिल्कुल, तो उसको वो कोऑप्ट कर सकते हैं। ओके। लेकिन वो कोऑप्ट उसी को कर सकते हैं जो एक्सपर्ट है। अगर आपके पास एक्सपर्टीज की कमी है और कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है तो उसको कोऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान रहे, कोऑप्ट किया हुआ मेंबर वो आपके सोसाइटी का चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर ऐसे पदों पे वो नहीं बैठ सकता। ये जो है कोऑप्ट का एक नियम है। अच्छा, आपने भी एक अच्छा विषय लिया कि जो संवैधानिक ढांचा और डेमोक्रेसी, सोसाइटी में भी जो मेंबर्स हैं उसमें भी रिजर्व सीट है। महिलाओं के लिए 30% रिजर्व है, उसमें 30% महिला होनी चाहिए मेंबर्स जो मैनेजिंग कमेटी के हैं। एक SC ST का होना चाहिए, एक OBC का होना चाहिए, एक आपका VJNT का होना चाहिए, नोमैडिक ट्राइब्स जिसको बोलते हैं। इस तरह से उसके अंदर रिजर्वेशंस भी है। उस तरह के मेंबर्स को उनको लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है, उनको लेना ही चाहिए। अगर जिस जगह पे अवेलेबल नहीं रहते हैं तो वो सीट खाली रहती है। अच्छा, अन्यथा वो अनिवार्य ही है। ये इसमें कितना शिक्षित होना जरूरी होगा या कुछ? देखो, ये जैसा हमने बताया कि डेमोक्रेटिक, तो इसके अंदर वो जो व्यक्ति मैनेजिंग कमेटी में आना चाहता है वो शिक्षित हो, नहीं शिक्षित हो। अच्छा, ये तो मेंबर्स लोग को तय करना है ना। बरोबर। अगर मेंबर्स लोग को अशिक्षित अनाड़ी आदमी चाहिए तो आप कैसे रोक पाएंगे उनको? बिल्कुल। अब तो फिर अगर मेंबर्स किसी अशिक्षित अनाड़ी आदमी को चुन के देते हैं
बिल्कुल। तो मेंबर्स के भी तो बुद्धि पे एक सवाल उठ जाता है। लेकिन वैचारिक पात्रता जो वो तो चाहिए। नहीं, अगर समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक सोसाइटी है, हाँ, वो सोसाइटी के लोगों को अशिक्षित आदमी ही सेक्रेटरी चाहिए, तो मेजॉरिटी को आप कैसे रोक सकते हो? ओके। आपको गुंडे को ही चुन के देने का है, आपको चोर उचक्के को ही चुन के देने का है। तो फिर तो जो सोसाइटी की इमारत है, जो ये परिवार है, उसकी व्यवस्था तो अव्यवस्था में बदल जाएगी। नहीं, अव्यवस्था में नहीं बदलेगी, अव्यवस्था में नहीं बदलेगी। देखिए, मेजॉरिटी रूल्स, बट मेजॉरिटी डजंट ओवर रूल्स द लॉ। ओके। मेजॉरिटी से आप राज्य कर सकते हो, सकते लेकिन मेजॉरिटी से आप संविधान के विपरीत काम नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, तो उसी बहुत तरह अच्छी से बात है। मेजॉरिटी से आप जो सोसाइटीज एक्ट है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, या जो मॉडल बायलॉज है, आप मेजॉरिटी में हो तो आप कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, बिल्कुल। मनमानी नहीं चलेगी। तो कायदे के जो नियम है, जो धाराएं हैं, उसमें रहकर ही आपको काम करना है। जैसे फिर आपने वो फंड के बारे में भी थोड़ा हमें समझाया था। हाँ, ये देखिए ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न, आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूँ। हाँ। बोलिए। मेंटेनेंस फंड, हाँ। ये जो होते हैं, इसके बारे में बहुत से सदस्य को या मेंबर को पता नहीं होता है कि किस तरह से खर्चा कर रहे हैं, किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, इसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, दृष्टि बहुत डालिए। सही, बहुत सही, अच्छा आपने सवाल सीधे ही आपने जो है सही बटन पे आपने अपनी उंगली रख दी है, जहाँ पे पैसा आता है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो जैसा कि कहते हैं कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूटली। तो जब अगर सदस्य उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका जो मैनेजिंग कमेटी जो है उसमें गड़बड़ है, गबन कर सकता है। कर सकते हैं। तो मैनेजिंग, और देखिए दुर्भाग्य ये भी है कि सबको कायदा कानून तो मालूम नहीं है, और लोग जो हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो भी अपने अपने कामों में, अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त हैं। वो विश्वास रखते हैं कि हमारा जो, जिनको हमने चुन के दिया है, वो सही से काम करेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल के लोगों को स्ट्रेस बढ़ गए हैं, काम का तरीका बदल गया है, पूरा ढांचा ही बदल गया है, सोच बदल गई है, और बहुत आजकल के लोग बिजी भी बहुत रहते हैं अपने लाइफ में, टाइम की कमी है। तो जैसे ही आप चोर को चोरी करने का संधि दोगे, हाँ, तो वो पैसा देख के तो चोरी कर ही लेगा। तो आपको अपने तिजोरी को, ताला और चाबी तो आपको अपने ताबे में रखना पड़ेगा। रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको खुद को सजग रहना पड़ेगा। खुद को सजग रहते हुए वो सोसाइटी के मेंबर्स क्या खर्चा कर रहे हैं, कैसे खर्चा कर रहे हैं, उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना? कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसके बाइलॉज में, हाँ वही मैं पूछना चाहती थी कि इसके कुछ कानून या एक्ट कुछ है, उसके बारे में आप अगर बताएंगे तो देखिए, बहुत मैं बाइलॉज का सरल शब्दों में, बाइलॉज का सॉफ्ट कॉपी में अपने टैब में रखा हूँ। बिल्कुल मैं वो जो है, मैं आपको बता दूं कि हर एक सोसाइटी का खर्चा करने का एक लिमिटेशन है। बिल्कुल। आप किस उसमें कितना खर्चा आप कर सकते हैं। हाँ। देखिए, अगर एक सोसाइटी में 25 मेंबर हैं, हाँ। तो उनका मैनेजिंग कमेटी को खर्चा करने का जो लिमिट है वो 25,000 रुपये है। बिल्कुल। अगर आपके सोसाइटी में 25 लोग रह रहे हैं, हाँ। तो मैनेजिंग सोसाइटी जो है, बिल्कुल, वो आपसे पूछे बिना 25,000 रुपये तक का वो खर्चा कर सकती है। अगर से फॉर एग्जांपल 26 से 50 मेंबर हैं, तो 50,000 तक वो खर्चा कर सकते हैं। और अगर 51 से ऊपर है तो लाख रुपए तक का वो खर्चा एट ए गिवन वर्क वो कर सकती है। बिल्कुल। अब ये बात ध्यान में रखना है कि इससे अधिक का खर्चा है, इससे अधिक का खर्चा है तो वो एसडीएम बुलाना पड़ता है। अच्छा। और लोगों से अप्रूवल लेना पड़ता है कि भैया ये इतने का खर्चा है, आप अप्रूवल दे दो। तो आपको तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि ये खर्चा जो कर रहे हैं
इसका अप्रूवल आपसे लिया गया है क्या, ओके। कि आपसे नहीं लिया गया है। देखिए, और कायदा बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसके अंदर कायदे में 1500 1500 से अधिक पैसा वो कैश में डीलिंग नहीं कर सकते हैं। 1500 रुपये से अधिक का अगर किसी का बिल बनता है तो उनको बियरर चेक नहीं देना है, ओके। उनको क्रॉस चेक देना है, अकाउंट चेक देना है। ये तो बात आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि और- बहुत से लोगों को ये इसके बारे में पता नहीं। दूसरी बात मैं बताऊं, सोसाइटी 5000 रुपये से अधिक पेटी कैश भी नहीं रख सकता है। जो अच्छा। कैश दिनों दिन खर्चे के लिए कुछ रखते हैं लोग, रखते हैं। तो 5000 से अधिक वो नहीं रख सकते। तो ये सब चीज़ों की जब जानकारी रहेगी, ये अकाउंटिंग की जानकारी रहेगी, ठीक है ना। और सोसाइटी क्या करती है मैनेजिंग कमेटी के, उसके अंदर हमने अपने अनुभव से सीखा है, खर्चा करने के वो बहाने ढूंढते रहते हैं। अच्छा। खर्चा करने के वो बहाने ढूंढते रहते हैं ताकि चीटिंग कर सके, ताकि पैसे का गबन कर सके। ओ हाँ, करेक्ट। कुछ लोग देखिए, जो कम से कम मैं मुंबई का बता सकता हूँ कि जो बीएमसी का पानी पुरवठा है वो मेंबर्स के अनुसार पर्याप्त रहता है। बिल्कुल। अनलेस कोई वाटर का शॉर्टेज हो गया और वो कटौती वो जाहिर करते हैं, अनलेस ऐसी कोई बात हो। कुछ लोग ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी टैंकर से पानी मंगाते हैं और वो टैंकर भरा हुआ आता है कि खाली हुआ आता है, ये पता उसकी भी जानकारी नहीं है। लोग बताते हैं कि भाई पानी पूरा नहीं हो रहा है तो हमको टैंकर मंगाना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पानी पूरा है फिर भी टैंकर मंगाते हैं। और ये बात मेंबर को पता नहीं और होती। मेंबर को ऐसा लगता है, मेंबर तो अभिज्ञ रहता है, अनजान रहता है, वो ध्यान देता नहीं है, तो उसको लगता है कि ये जेन्युइन है। तो मेंबर को तो जागरूक रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत सारे सोसाइटी में ऐसा देखा गया है कि वो खर्चा करते हैं, समझो अमुक प्लम्बर है, उसको दे दिए बियरर चेक, और वो जाता है बियरर चेक लेके जाता है, पैसा विड्रॉ कर लेता है। ये अपराध है, ये ऑफेंस में आता है। बिल्कुल। ये ऑफेंस में आता है। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि तमाम जो ऑफेंसेस हैं वो पैसे से रिलेटेड होने के बावजूद आप डायरेक्ट एफआईआर नहीं लिखवा सकते। ये एक बदलाव का एक यहाँ पे गुंजाइश है। आपको फिर रजिस्ट्रार का परवानगी लेना पड़ता है। रजिस्ट्रार का परवानगी लेकर ये आप फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसको एफआईआर करवा सकते हैं, वो वहाँ पे होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको आपके अकाउंट के बारे में सजग रहना पड़ेगा। ये एक उसका मूल मंत्र है। ये जो फंड के बारे में आपने बोला, ये तो एक आईना दिखाया आपने, और वाकई ये गहराई से जुड़ी हुई बात है और हर मेंबर ने ये समझना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम Yes. हमारी बिल्डिंग का रख रखाव कैसा हो रहा है, व्यवस्था कैसी हो रही है, फंड कहाँ यूज़ हो रहा है, ये सब मीन्स बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी ये रखना। और इसके अंदर अगर पैसा चोरी हो रहा है तो इसके अंदर बहुत दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है मेंबर्स को, ठीक है। मेंबर्स को हर साल का बैंक स्टेटमेंट ले लेना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बारी क्या करते हैं कि जो बैंक का ऑडिट करता है अकाउंटेंट, उसको उन लोग मैनेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, तो वो ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं आपको। हाँ, एवढा पैसा आला, इथे खर्च झाला, एवढा पैसा आला, इथे खर्च गेला, ऐसा गेला, तसा गेला, ते बॅलन्स शीट बॅलन्स सबको खरीदा जा सकता है। असं तसं करून ते विषय संपवतात। ऐसा वैसा करके विषय को वो खत्म कर देते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे हो, आपको सिर्फ सज रहना है, आपको बैंक का स्टेटमेंट आपको ले लेना है। और मैं तो हमारे दोस्तों को, हमारे श्रोताओं को यही कहूँगी कि ये जो सोसाइटी में होता है, आप सजग रहे, इसके बारे में जानकारी लेते रहे और इससे रूबरू होते रहे। यस। और मैं आपको बताऊं, बैंक का स्टेटमेंट जैसे ही आप लोगे,
आपको सारा चीज़ उसमें दिख जाएगा। किसी एक व्यक्ति को अगर समझिए 51 से आपके ज़्यादा है तो उसके मैनेजिंग कमेटी को ₹1,00,000 खर्चा करने का उसको अधिकार है। अगर ₹1,00,000 से अधिक का खर्चा किया है उसने तो आपसे परवानगी लिया है क्या? आपसे यानी सारे मेंबरान से, करेक्ट, सारे मेंबरान से, ठीक है ना। आपसे अगर परवानगी नहीं लिया है तो आप देखिए किसी व्यक्ति को ₹1,00,000 से ज़्यादा पेमेंट हुआ है क्या किसी काम के लिए, तो वो चीज़ आप पकड़ सकते हो। बिल्कुल। बियरर चेक दे के कैश विड्रॉवल हुआ है क्या, उधर वो पकड़ सकते हो। अनावश्यक खर्चा जो है कोई है, जैसे टैंकर से पानी लाना या कुछ इस तरह का अनावश्यक खर्चा जो होता है, वो सारा चीज़ उसके अंदर हुआ है क्या। थोड़ी सी सजगता से ये यहाँ से हम कोई वित्तीय घोटाला हो रहा है या फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो आप इसको बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। आपने बहुत बहुत ही अच्छी बात यहाँ कही है, लेकिन कई मेंबर ऐसे तानाशाही होते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसके लिए क्या एक्ट है? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स गंदी होती है और लोग इसमें से दूर रहना चाहते हैं। और ख़ास करके जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर में ऐसे लोग भी रहते हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि जाऊ द्या कसाला त्यात तोंडी लागायचं, बिल्कुल है ना, उसके मुंह क्यों लगने का, हाँ, है ना, आपण भला आणि आमचं काम भला, मूर्खासोबत मूर्ख काय व्हायचं, जाऊ द्या तो काय करतो, आता असा है विषय। तो लोग ऐसा करते हैं कि वो तो गंदा है, उसके साथ में अपना गंदगी क्यों करो। और लेकिन एक बात है, जब तक आप गंदा चीज़ आपको साफ करना है तो आपको गंदगी में उतरना ही पड़ेगा। अगर जहां अन्याय हो रहा है वहां न्याय के लिए लड़ना जरूरी के लिए होता है। लड़ना ही पड़ेगा और गंदगी में आपको उतरना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं ही क्यों उतरूं तो फिर समाज में कोई नहीं उतरेगा। बरोबर। ये आपकी नैतिक जवाबदारी है कि अगर कोई मैनेजिंग कमेटी व्यक्ति गलत कर रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस प्रकार का कोई मैनेजिंग कमेटी में मेंबर है जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो दुर्व्यवहार करने का कारण ही यही है कि वो पक्का करप्ट होगा, कुछ ना कुछ बिल्कुल गोल आणि घोटाला करत असणार। हाँ। असा माझा ठाम मत है। क्योंकि आप वकील हैं, आप जानते हैं, कई लोगों को हैंडल कर चुके हैं। इसीलिए वो दुर्व्यवहार करता है कि लोग डर के मारे, और गाली गलौज भी करता है कि डर के मारे लोग उससे बात नहीं करें, तो बात नहीं करेंगे तो प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे, बिल्कुल, तो वो अपना चोरी करता रहेगा। तो लोग ऐसे लोगों से भी निपटने के लिए, देखिए, कानून में प्राविधान है। आप इसके अंदर ये बायलॉज है, एक्ट है, एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके लेके आया हुआ है 32A में आप जो बैंक स्टेटमेंट का आप ये ले सकते हो, कॉपी ले सकते हो। फिर फर्दर अमेंड किया उस कायदा ने 154 इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये पुस्तक है मेरे पास। 154 इंट्रोड्यूस करने के बाद 154ABC मैं बताता हूँ अभी पर्टिकुलरली आपके श्रोताओं को, आपको जो सुनते हैं उनके लिए ये श्रेयस्कर होगा और अच्छा लगेगा उनको ये जानकर। 154B8 राइट ऑफ मेंबर्स टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, और 32 एंड 32A देखो ये अमेंडमेंट करके लेके आया। जब जिस प्रकार की समस्या आती है लोगों के पास, तो उसके अंदर कानून में संशोधन होता है। 32 जो बात करता है राइट्स ऑफ मेंबर टू सी बुक्स ऑफ अकाउंट, 32A इंट्रोड्यूस किया। 32A इंट्रोड्यूस क्यों किया? सर्टेन सोसाइटीज टू गिव पासबुक टू मेंबर एंड एंट्रीज इन सच बुक्स एविडेंस ऑफ अमाउंट ड्यू। तो ये आपको पासबुक की कॉपी आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। अगर ये देखिए ये कॉपी अगर नहीं देते हैं वो, तो नाउ इट इज ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। बस यही मैं पूछने वाली थी। कई बार ऐसे होते हैं, हम जाते हैं, कॉपी नहीं मिलती है, हम मांगते रहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, आप कॉपी मांगिए, कॉपी आप नहीं देते हैं तो कॉपी नहीं देते हैं तो इसका मतलब कुछ गबन, बड़ा सा गबन किया हुआ है।
देखिए डेफिनेटली आप तो एकदम फास्ट पकड़ ले रहे हैं, हाँ चोर को आप एकदम पकड़ ले रहे हो। अगर आप कॉपी आप मांग रहे हो, हाँ अगर वो चोर नहीं होगा तो आपको कॉपी तुरंत दे देगा। हाँ बिल्कुल। अगर वो कॉपी नहीं देता है, यानी सच्चाई के साथ है तो डर किस बात डर का? किस बात का? और जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसके अंदर भी ये प्रोविजन है। हालांकि हम लोग डायरेक्टली एफआईआर नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन अगर वो गबन है तो आप रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कीजिए। रजिस्ट्रार देखता है और आपको परवानगी देता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास है। ये 146, 147, 148 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इससे डील करता है। तो इसके अंदर प्रोविजन है, उसके अंदर आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये तो रहा गबन की बात। अब समझिए आपके छत में लीकेज है, ठीक है, या कहीं से भी सीपेज है, तो ये जो बाहरी सीपेज है या छत से लीकेज है, ये सोसाइटी के मेंटेन करने का भाग है। देखिए आपका जो बिल्डिंग है वो एक तो उसका जो आरसीसी स्ट्रक्चर है, अगर वो आरसीसी स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो मेरे को बताइए कि एक सिर्फ वो आपका ही डैमेज हो रहा है क्या? नहीं, ये पूरी बिल्डिंग का डैमेज हो रहा है। बिल्कुल। अगर वो पूरी बिल्डिंग का, आपका अगर छत है तो किसी का तो फ्लोर है वो, बिल्कुल। अनलेस टेरेस फ्लैट का तो मेंटेन करना वो सोसाइटी की ही जिम्मेदारी है, एकदम क्लियर कट है वो। हाँ। लेकिन आपका अगर समझो फ्लोर है तो किसी का छत है, अब ये कॉमन है, बिल्कुल, ठीक है। अगर कॉमन इसके अंदर लीकेज है तो इसको कौन मेंटेन करे? तो सोसाइटी ही मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कमलेश जी, ऊपर वाले जो रहते हैं वो साथ नहीं देते, बोलते ये हमारा काम नहीं है। इसीलिए तो सोसाइटी का रोल है। बिल्कुल। इसीलिए तो अब दो व्यक्ति है, मैंने बताया ना कि अगर सोसाइटी के आरसीसी का जो मूल ढांचा है, स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें कहीं पे भी लीकेज सीपेज की वजह से कोरोजन हो या ढांचा वो कमजोर हो, तो वो सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग का नुकसान होगा। आपका सिर्फ आपका फ्लैट गिरने वाला नहीं है, पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है। तो इसको मेंटेन करना ये सोसाइटी की जवाबदारी है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, अगर इस तरह का सोसाइटी मेंटेन नहीं करती है, तो सोसाइटी का जो मैनेजिंग कमेटी है वो सर्विस प्रोवाइडर है। बिल्कुल। और आप चूंकि मेंटेनेंस पे कर रहे हो तो आप उपभोक्ता हो, कंज्यूमर कायदा भी इसमें लागू होता है। और आप कंज्यूमर कायदे के अनुसार उसके ऊपर केस भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ जो है, और जब सोसाइटी, आपको मैं बताऊं, सोसाइटी का गबन करने का एक तरीका और भी है कि सोसाइटी मेंटेनेंस करना चाहती है या रिपेयर करना चाहती है, ठीक है ना। बिल्कुल। आपका जो मेंटेनेंस कलेक्ट किया जाता है उसके अंदर से रिपेयर फंड, सिंकिंग फंड, ये लगातार आपके बिल में आते रहता है। ये रिपेयर फंड और सिंकिंग फंड, इसको सोसाइटी को खर्चा नहीं करना रहता है, और ये इसी वक्त के लिए रहता है कि कोई मेजर रिपेयर है उसको हम कैरी ऑन कर सकें। और देखिए कायदा बहुत साफ है, आपको जब कोई मेजर रिपेयर करना है तो आपको एसडीएम के सामने वो विषय रखना है, क्योंकि वो खर्चा का भाग है। बिल्कुल। और एक बड़ा खर्चा है। तो आप तो कोई एक्सपर्ट हो नहीं, तो आप हर एक काम सोसाइटी के मेंबर्स को विश्वास में लेते हुए, बिल्कुल, टेंडर प्रोसेस से आपको करना है। पीएमसी अपॉइंट करना है, वो भी टेंडर प्रोसेस से। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना है, वो भी टेंडर प्रोसेस से। और सभी सदस्यों को टाइम टू टाइम एसडीएम लेकर इन्फॉर्म करते हुए, ठीक है ना। आपको देखिए ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप एसडीएम लेते हैं, बहुत बारी सोसाइटी क्या करती है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देती है, बहुत लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। बहुत सोसाइटी क्या होती है, ग्रुप बना देती है, ग्रुप में मैसेज भेज देती है, बिल्कुल, उनको उस बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो कायदा इसके बारे में स्पष्ट है। जब भी आप एसडीएम क्या करते हैं, 100 लोगों का अगर कमिटी मेंबरशिप है तो उसके अंदर कुछ ठराविक लोग आके रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं और बाकी लोगों को मालूम ही नहीं रहता है। तो इसके अंदर नोटिस देना, आगाऊ सूचना जिसको हम लोग बोलते हैं, एडवांस नोटिस, उसको 14 दिन की उसको नोटिस देकर ये विषय लेना रहता है। तो ये विषय नोटिस देकर लेकर ये करना रहता है। तो इस प्रकार का ये जो रिपेयर का भी काम है वो इस प्रकार से करना चाहिए। और देखिए
मैनेजिंग कमेटी जो मेंबर्स हैं, जो ऑनररी काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं और एहसान नहीं करना चाहते, काम करके वो एहसान एहसान जीता नहीं दिखाना चाहते हैं, वही लोग आ गया है। और हमारे में बोलते हैं ना, कोणाला जवळचा केला आणि कोणाला लांबचा केला, हाँ ठीक है ना, ये असं पण नाही केलं पाहिजे, बिल्कुल ठीक है ना। कुछ लोगों को जो है फेवर करते हैं सोसाइटी के मेंबर्स, कुछ लोगों को दुर्व्यवहार करते हैं, ये भी ऑफेंस है, इसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार के ऑफेंस को भी आप रजिस्टर में कंप्लेंट। आपको मैं बता दूं, अभी इस प्रकार की तमाम समस्या को डील करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। पोर्टल का डिस्क्रिप्शन हम चाहिए तो दे देंगे, और बिल्कुल जो बिल्कुल भी देंगे। जो भी आपके जो श्रोतागण हैं, जो आपको देखते हैं, उनके जो भी प्रश्न होंगे, वो बिल्कुल। प्रश्नों के भी उत्तर हम देंगे। हाँ उस प्रश्नों पे भी हम उत्तर देंगे। तो ये आज के तारीख में ऑनलाइन कंप्लेंट करने का भी इस तरह का जो ये है व्यवहार, बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ, ऑनलाइन कंप्लेंट, ये अभी कुछ ही दिन पहले, मेरे को लगता है हफ्ता भर हुआ होगा, ये पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। तो वहाँ पे ऑनलाइन आप तकरार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने सदस्य को, अपने मेंबर को, बहुत से ऐसे लोगों को कष्ट करते हुए देखा, बहुत परेशानी में देखा है कि अपने ही घर में इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है उनको। और आप जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी सोसाइटी एक परिवार है। परिवार में एक पिताजी होता है, पूरा मैनेज करता है, तो उसका रुतबा कैसा होता है, और वो किस तरह से अच्छी तरह से प्यार से करता है, और सारी समस्या दूर हो जाती है। तो क्या होता है, सदस्य पता नहीं होती है ये सब बातें, इसीलिए उनको ये सब चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो अगर आपको आपके ही सोसाइटी में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं चाहिए, तो ज़रूर आप कमलेश जी ने बहुत अच्छा हमें यहाँ समझाया है। उनकी भूमिका बहुत स्पष्ट हुई है। उन्हें अपने अधिकारों के लिए और अपने कर्तव्य का संतुलन भी दिखाया है। वाकई ही ऐसे विचार हमारे सोसाइटी को स्वस्थ बनाते हैं। कमलेश यादव जी, आपने बहुत ईमानदारी से हमारे श्रोताओं को, हमारे लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, और मैं उम्मीद करूँगी अगले पॉडकास्ट में भी आप आएंगे और बहुत अच्छी बातें लेके हम आएंगे, बहुत अच्छे सब्जेक्ट हम लेके आएंगे, ताकि लोगों तक वो बातें जाए और लोग अपना सुखी जीवन और शांति का जीवन जिए। जरूर जरूर। मैं स्मिता जी आपके आखिर में ये बात कह दूं कि ये विषय बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो आपके जो देखने वाले लोग हैं, अगर उनका कोई प्रश्न है तो वो कमेंट अगर करेंगे तो उसका भी निराकरण करने का हम कोशिश जरूर करेंगे। ये आपके पॉडकास्ट से हम यहाँ पर, और आपको कैसा लगा, और भी कुछ जानना चाहते तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिए और जानकारी लीजिए। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।